नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी 68 मेंस के निबंध सेक्शन को, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बिहार में प्राकृतिक आपदा एक अंतहीन समस्या। ये जो टॉपिक है बिहार के संदर्भ में खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार जो है कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, जिसमें मुख्यतः है बाढ़, सूखा, वज्रपात, चक्रवात का प्रभाव, भूकंप, अग्नि, इस तरह की प्राकृतिक जो आपदाएं हैं बिहार में आते रहती है। इसी कारण ये जो है इसका एक मेजर प्रभाव भी वहाँ के इकोनॉमी और उसके कल्चर पर पड़ता है। और इसके कारण क्या है, ये टॉपिक बीपीएससी के लिए भी एक हॉट टॉपिक हो जाता है और इससे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। निबंध में भी इस टॉपिक के आने की प्रबल संभावना है, इसी कारण इसकी विशेष तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिहार में प्राकृतिक आपदा एक अंतहीन समस्या के टॉपिक पर। देखिए, इसकी शुरुआत की गई है एक कविता के कुछ लाइन्स से। लिखा हुआ है, कहीं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की विभीषिका, कहीं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की विभीषिका, कहीं पे भूकंपों से सिला है दरख्ती। ये किसी कविता का किसी अज्ञात कवि का कुछ लिखा हुआ होगा कविता, उसका एक पार्ट लिया हुआ है यहाँ पर। कहीं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की विभीषिका, कहीं पे भूकंपों से सिला है दरख्ती। कवि के उपयुक्त पंक्तियाँ बिहार में प्राकृतिक आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी रूपों के शब्दशः व्याख्यायित करता है। ये जो लाइन है ये बिहार में प्राकृतिक आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी रूप है उसको व्याख्यायित करता है। फरवरी 2023 में ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही जैसे हमने एक लाइन से शुरू किया, एक कविता के कुछ पंक्ति को यहाँ पे डाला गया, उसके बाद यहाँ पे एक डाटा दिया गया। ये क्या है, आपकी एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। फरवरी 2023 में जारी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत का जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जोखिम वाला राज्य बिहार है। देखिए, ये बता दिया कि बिहार क्या है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से, जिसकी वैश्विक रैंकिंग है 22। ये रैंकिंग याद रखिएगा 22 है, जो बिहार में प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने एक अच्छी शुरुआत दे दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार में प्राकृतिक आपदा को एक अंतहीन समस्या कहे जाने का जो सबसे मूल कारण इसकी भयावहता में वृद्धि होना है। बिहार में प्राकृतिक आपदा को अंतहीन समस्या कहे जाने का के पीछे सबसे मूल कारण क्या है, इसकी भयावहता या जो विकरालता है प्राकृतिक आपदा का, उसमें वृद्धि होना है, जो वैश्विक रैंकिंग में इसकी स्थिति से स्पष्ट होता है। बिहार प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित बाढ़ रहा है। बिहार जो है आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहा है। बिहार की स्थलाकृति कई बारहमासी और गैर बारहमासी नदियों द्वारा चिन्हित की जाती है। बिहार की जो स्थलाकृति है उसमें कई आपको नदियाँ मिलती है, बारहमासी और गैर बारहमासी नदी, जो जिसमें क्या है कि बारहमासी में सालों भर इसमें पानी रहेगा, गैर बारहमासी में मानसूनी के समय में यहाँ पे पानी मिलेगा। तो इस तरह की जो है नदियाँ बिहार में बहुत हैं, और ये जो है बिहार आपको मध्य और निम्न जो गंगा घाटी का मैदान है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो ऊपर से जो नदियाँ बह कर आती है वो सारे आपको बिहार के जो मैदान हैं वहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा आपको। हिमालय से जो नदियाँ आती है सतत वाहिनी है, और कई नदियाँ जो है दक्षिण भारत से ये जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं ये जो है गैर बारहमासी नदी हैं, और इसमें मानसून काल में आपको इसमें पानी मिलेगा। इसमें ज़्यादातर जो नदियाँ हैं आपको झारखंड से निकलती हुई प्रतीत होगी। दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं, उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं और सतत वाहिनी हैं। आपको ज़्यादातर इसमें जो नेपाल के एरिया है उधर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और बहुत अधिक मात्रा में अब चूँकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, तो हिमालय आप जानते हैं एक कच्चा पहाड़ है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है मलबा नदी जब वहाँ से प्रवाहित होकर आती है तो वहाँ से काफ़ी कटाव करती है मृदा का। और ये क्या है, तो जो यहाँ की जो नदियाँ होंगी बारहमासी सतत वाहिनी नदी जो है हिमालय से निकलने वाली, वो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में तलछट
को लेकर आती है। ये तलछट बिहार के मैदान में जमा हो जाता है, जो मानसून के समय में होने वाली वर्षा के दौरान बाढ़ की समस्या को जन्म देता है। अब देखिए जो मिट्टी की गाद है वो पूरे मैदान में फैल जाती है। अब जो पानी आएगा तो उसके लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि तलछट में मिट्टी भरा रहेगा। तब क्या है कि पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है, और जब पानी अपनी सीमाओं से बाहर एक निश्चित जो सीमा होती है उससे ओवरफ्लो होने लग जाए तो उसे हम बोलेंगे बाढ़। ठीक है, तो इस तरह की बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें एक जो कारण हम बता रहे हैं उसमें क्या है कि जो गाद आता है, गाद इसका प्रमुख कारण में से एक है, क्योंकि इससे क्या है बिहार का जो मैदान है उत्तर बिहार का खास करके, वहाँ पे आपको ये तलछट या जो सिल्ट बोल सकते हैं ये जमा हो जाता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैले बिहार के 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो बिहार की कुल भूमि का 73% है, बाढ़ से प्रभावित है। अब देखिए इसमें ये बिहार का जो डाटा दिया गया है बाढ़ का, उसमें ये बताया गया है कि टोटल जो है हमारा जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 68,880 जो है जो 73% बनता है पूरा बाढ़ से प्रभावित है। इसमें बिहार के 38 में से 28 जिले शामिल है, या आप लिख सकते हैं 38 में से 28 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं। बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के लगभग 30 से 40% की क्षति के लिए उत्तरदायी है। भारत में जो भी बाढ़ आता है उसका 30 से 40% जो क्षति होता है वो कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो था उसमें 22 रैंक आया था, जो फरवरी 2023 में ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है उसमें 22 रैंक है। ये हमने शुरू में ही बता दिया। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारी इंटेंसिटी को दिखा रहा है कि बिहार जो है किस तरह से बाढ़ से प्रभावित है। हम देख रहे हैं कि 38 में से 28 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं, और पूरे भारत में जो भी बाढ़ से क्षति होती है उसका 30 से 40% कहाँ होता है, बिहार में क्षति होता है। वर्ष 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ पिछले 50 वर्षों में बिहार में आई सबसे भयानक बाढ़ थी। 2008 में कोसी नदी में जो बाढ़ आई थी वो पिछले 50 वर्षों में सबसे भयानक बाढ़ थी। इस आपदा में लगभग 250 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करीब करीब 3 लाख घर एवं 8 लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई। अब देखिए ये व्यापकता को दिखा रहा है कि जो बिहार में बाढ़ आती है तो क्या करता है कि अब इसमें तो जो 2008 में बाढ़ आया था उसका एक डाटा दिया हुआ है कि 50 वर्षों में सबसे भयानक बाढ़ थी, और इसमें 250 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए ये सरकारी डाटा होते हैं, 250 लोग, इससे ज़्यादा ही लोग मरे होंगे। और करीब करीब 3 लाख घर और 8 लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई। 3 लाख घर और 8 लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, गंगा आदि नदियाँ भी प्रति वर्षराज के किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ का तांडव दिखाती रहती है। और भी जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं बिहार में, तो हमेशा हर एक साल कोई ना कोई जो नदी है बहुत ज़्यादा उफान में रहती है, और इसके कारण उस एरिया के उस क्षेत्र का जो जनमाल की जो हानि होती है वो होती रहती है। आगे देखते हैं। बाढ़ की इस भयावहता के कारण एक तो इस क्षेत्र में विकास और औद्योगिकरण का कार्य नहीं हो पाता। अब देखिए अस्थायित्व नहीं है, बाढ़ आता रहता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर अस्थायित्व नहीं है। तो विकास और औद्योगिकरण की बात तो है, बहुत दूर की बात हो जाती है। और दूसरी तरफ अब चूँकि अब वो अपना मकान भी बनाना चाहें तो मकान भी नहीं बन पाता सही से, वो हर एक साल वो बाढ़ से प्रभावित रहेगा, उनका एग्रीकल्चर उससे प्रभावित रहेगा। तो बिजनेस या जो इंडस्ट्री लगाने की बात है वो कहाँ से हो पाएगी। तो इसी कारण क्या है कि ये हमेशा जो इकोनॉमिक क्राइसिस से ये जूझते रहते हैं, और अपनी आजीविका को जारी रखने के लिए लाखों लोग इस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। दूसरे शहरों एवं राज्यों में भी निम्न जीवन दशा के साथ गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब देखिए बिहार में बाढ़ जो आते रहता है, कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है, तो इससे क्या है कि जो प्राकृतिक जो उपज होना चाहिए एग्रीकल्चर में वो प्रभावित हो जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता है, इंफ्रा प्रभावित हो जाता है। तो इसके कारण क्या वहाँ पे पलायन देखने को मिलेगा, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, तो वहाँ से पलायन देखने को मिलता है। इसी कारण माइग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा आपको बिहार से देखने को मिलेगा दूसरे स्टेट्स में। अब माइग्रेट होकर जाते हैं तो वहाँ पे जानते हैं इकोनॉमिक की स्थिति बहुत ही इनकी बुरी रहती है, और वो एक श्रमिक के रूप में ही वो कार्य कर पाते हैं वहाँ पर। और कुछ लोग हैं जो अपनी मेहनत के बदौलत कुछ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको श्रमिक ही दिखेंगे। जो इसी कारण बिहार को एक लेबर प्रोड्यूसर स्टेट के रूप में हमारे देश में जाना जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन में से एक है वो है बाढ़। हर एक साल बाढ़ आ जाता है और उस क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। आप देखते होंगे
खास करके जो उत्तर बिहार का जो माइग्रेशन है वो दक्षिण बिहार के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण बिहार रिस्पेक्टिवली बाढ़ से कम प्रभावित होता है। साउथ बिहार जो है बाढ़ से कम प्रभावित होता है, लेकिन नॉर्थ बिहार जो है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसी कारण माइग्रेशन भी आपको सबसे ज़्यादा नॉर्थ बिहार से देखने को मिलेगा। तो एक तरफ जहाँ बिहार बाढ़ के विभीषिका से ग्रस्त रहता है, तो दूसरी तरफ सूखे की समस्या भी जन्म ले लेती है। बाढ़ में जहाँ लोग खाने के लिए मछली एवं सरकारी सेवाओं पर, अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जब बाढ़ आ जाती है तो माइग्रेशन तो होता ही है, उसके बाद आजीविका के लिए भी लोगों को एक जो वहाँ पे रह जाते हैं तो उनको आजीविका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। तो वो उनका जो भोजन हो जाता है मछली पकड़ना और मारना, या फिर मछली भात, आप जानते हैं, इसी कारण एक कल्चर भी वहाँ पर है। वैसे तो अब जैसे सदाबहानी नदी है नॉर्थ बिहार में, तो मछली तो होंगी वहाँ पर, तो वह उसके कल्चर में भी शामिल है, उसके कल्चर में ये मछली शामिल है। लेकिन जो ये जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अब जैसे दलहन नहीं हो पाएगा, सब्जी नहीं हो पाएगा, या फिर जो अन्न खाद्यान्न फसल है वो नहीं हो पाता है, तो उनकी डिपेंडेंसी इन सारी चीज़ों पर हो जाती है। या तो फिर आप पढ़ाई करो और सरकारी सर्विस लो, यही हो जाता है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी यही है, इंडस्ट्री तो नहीं हो पाता, स्थायित्व है नहीं, और उस तरह से जो इकोनॉमी है वो नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो परचेजिंग पावर रहेगा तभी वहाँ पे कोई इंडस्ट्री या इस तरह की चीज़ें लग पाएगी। तो आप इन सभी चीज़ों को भी अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। वहीं सूखाग्रस्त बिहार की गरीब जनता काल की स्थिति में ये चूहा मारकर खाने के लिए मजबूर हो जाती है। ये देखिए, ये शब्द को ये सही नहीं है यहाँ पे इस तरह से लिखना। तो आप अपने हिसाब से क्या है कि आप कुछ अच्छे सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। ये कुछ वैसे शब्द का यूज ना किया जाए जो क्या कि आपका जो व्यक्तित्व है या जो पर्सनालिटी है, जो इम्प्रेशन है, वो आपके निबंध में नेगेटिव रूप से प्रभावित करे। तो ये स्टेट के रूप में चलो ठीक है, ये चीज़ें होती है प्रैक्टिकल में, लेकिन इसे नहीं लिखा जाना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ लोग मतलब खाने के लिए भी जो है मछली एवं सरकारी सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, वहीं सूखाग्रस्त बिहार की गरीब जनता काल की स्थिति में उनको भी आजीविका का जो है सामना, आजीविका की जो है उससे सामना करना पड़ता है। तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले गर्मियों के मौसम में सूखे की समस्या गंभीर रूप से प्रभावित रहते हैं। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ बिहार है बाढ़ से प्रभावित है, और साउथ बिहार सूखा से प्रभावित है। खास करके जो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व बिहार के जिले हैं वो सूखे की समस्या से ग्रस्त हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार में औसत वर्षा लगभग 1120 mm है, परंतु राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए, हमारा जो बिहार में औसत वर्षा है 1120 mm है, लगभग 1120 mm है, लेकिन राज्य का जो 94,163 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, तो इसमें काफ़ी भिन्नताएं भी देखने को मिलती है वर्षा को लेकर के। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। बाढ़ प्रभावित पूर्णिया प्रमंडल में औसत वर्षा आपको 1250 mm मिल जाएगी। पूर्णिया प्रमंडल में 1250 mm वर्षा है। वहीं सूखा प्रभावित मगध में औसत वर्षा 670 mm के आसपास में। अब देखिए, ये बाढ़ का जो है आपका वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन से भी बाढ़ और सूखा को बता सकते हैं कि 1250 mm पूर्णिया जो प्रमंडल उसमें आ जाता है, वर्षा होती है, और मगध प्रमंडल में 670 mm की आसपास वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में कृषि प्रधान राज्य में कृषि कार्य करना तो दूर, पीने के पानी भी शुद्ध जल की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे वर्षा का जो है मात्र 67 mm है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, इससे क्या है कि शुद्ध जल की प्राप्ति भी मुश्किल हो जाती है। जो पुनः सूखा प्रभावित क्षेत्र से भी पलायन के लिए, बाढ़ से तो लोग प्रभावित होकर जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, फिर सूखा से भी प्रभावित होकर लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से पूरे बिहार में एक आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाढ़ एवं सूखे के साथ बिहार के मौसम में आकाशीय बिजली वज्रपात की घटना से भी भारत में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य है। अब देखिए, बिहार में बाढ़ और सूखा तो आता है, अब जैसे बाढ़ आएगा तो वज्रपात भी देखने को मिलेगा। तो बिहार में जो है वज्रपात भी काफ़ी होता है। तो वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान और जलवायु रेजिलियंट अवलोकन प्रणाली संवर्धन परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से जारी वार्षिक वज्रपात रिपोर्ट। अब देखिए, एक रिपोर्ट दिया हुआ है वज्रपात के बारे में। देखिए, इस बाढ़ और सूखा का जो चर्चा था हमने ऊपर में किया, और उसके काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए और उसका एक डाटा दिया गया। क्या क्या था कि 38 में से 28 जिले
क्षेत्रफल में 94,163 में से 68,800 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा 73% जो क्षेत्रफल है ये बाढ़ से प्रभावित है। उसी तरह से सूखा से भी प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया, यहाँ पे वर्षा किस तरह से वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाढ़ और सूखा से क्या स्थिति उत्पन्न होती है, माइग्रेशन होती है, और आजीविका का साधन के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। और इकोनॉमी का जो स्थिति है वो भी खराब हो जाती है, स्थायित्व नहीं रह पाता, और जो इंफ्रा है इंफ्रा डेवलप नहीं हो पाता, इंडस्ट्री नहीं लग पाती। ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर ली बाढ़ और सूखा को लेकर के। अगला जो हमारा है प्राकृतिक आपदा में, वो है वज्रपात। तो वज्रपात बाढ़ है तो वहाँ पे वज्रपात भी देखने को मिलेगा, आकाशीय बिजली। तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको आकाशीय बिजली कहाँ देखने को मिलेगा, वज्रपात, वो है बिहार में। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान और जलवायु रिजिलियंट अवलोकन प्रणाली, ये दो फैक्ट्स यहाँ पे चर्चा किया गया, सुरक्षित भारत अभियान और जलवायु रेजिलिएंट अवलोकन प्रणाली संवर्धन परिषद की तरफ से, कि संयुक्त रूप से जारी वार्षिक वज्रपात रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में वज्रपात की कुल घटनाएं, देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,69,200, मतलब 2,02.7 लाख के आसपास की वज्रपात की घटनाएं हुई, जो वर्ष 20 से 21 के मुकाबले 23.4% कम है। 21-22 में 270 लाख घटनाएं हुई, जो 20-21 में से 23.4% कम है। लेकिन मृत्यु की घटनाएं लगातार बढ़ी है, कम होने के बावजूद मृत्यु की घटनाएं क्या है, लगातार बढ़ रही हैं। मसलन अप्रैल 2020 में से मार्च 2021 तक बिहार में कुल 401 लोगों की मृत्यु वज्रपात से हुई थी, जो किसी भी राज्य में ऐसी दुर्घटना से ज़्यादा है। वज्रपात में क्या है कि 2021 में 21-22 में 2,70,000 घटनाएं हुई, और जिसमें से 401 लोगों की मृत्यु वज्रपात से हुई। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हैं। वज्रपात बिहार के लोगों पर सिर्फ आकाश से नहीं वरना ज़मीन से भी होता रहता है। अब देखिए वज्रपात को एक अलग से ढंग से यहाँ पे लिखा गया है कि वज्रपात जो है, वज्रपात तो एक जो आकाशीय बिजली होती है वो होता है, और वज्रपात ये होता है जब आपके ऊपर बहुत ही दुख का पहाड़ टूट पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, तब भी हम उसे वज्रपात बोलते हैं। तो ये हमारा लोकोक्ति में शामिल है, तो उसी को यहाँ पे डाला गया है कि वज्रपात बिहार के लोगों पर सिर्फ आकाश से नहीं बल्कि ज़मीन से भी होता रहता है। और ये ज़मीन से मतलब भूकंप के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ष 1934 में बिहार में अब तक के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 मापी गई थी। 1934 में बिहार में भूकंप आया था और इसका स्केल कितना था, 8.4। इस भूकंप ने बिहार में कुल 10,000 से ज़्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। विदित हो कि बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जो बिहार नेपाल सीमा के पास हिमालय टेक्टोनिक प्लेट में शामिल होने वाली टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर पड़ता है। ये हमने ज्योग्राफी में जब बताया था प्लेट टेक्टोनिक, तब हमने चर्चा किया था कि हमारा जो भारत है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ इधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्षेपण हो रहा है। बिहार की स्थिति भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये एक डेंजर जोन जो कह सकते हैं, या जोन 4 और 5 बोल सकते हैं कि बिहार अब पड़ता है भूकंपीय जोन में। इससे क्या है कि यहाँ पर हमेशा ही विनाशकारी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। जिस तरह से नेपाल में आया था भूकंप, आप देखे होंगे, वो भी प्लेट टेक्टोनिक सीमा है वहाँ पर पड़ता है और वो क्षेपित होता रहता है। तो इसके कारण क्या है, या सबमर्ज्ड बोल सकते हैं, इसके कारण वहाँ पर भूकंपीय जोन जो है वो 5 या 4 देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है दिया हुआ कि ये वर्गीकृत किया गया 4 और 5 में। कुल मिलाकर बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन 5 के अंतर्गत, बिहार का 15% जो क्षेत्र है वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। और बिहार के 38 में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5, 38 में से 8 जिला जो है भूकंपीय क्षेत्र 5 में, और 24 जिला भूकंपीय जोन 4 में, और 6 जिला 3 में आते हैं। अब देखिए ये जो 3 वाले होंगे किसमें आएंगे, दक्षिण बिहार वाला एरिया होगा। ये मान लिया बिहार है, ये गंगा है, तो दक्षिण बिहार के ज़िले, और ये 8 जिले जो यहाँ पर हैं, ये 8 जिले आपको मिल जाएंगे भूकंपीय जोन 5 में। उसी तरह से भूकंपीय जोन 4 में भी 24 जिले मिलते हैं, और 6 जिला जो है भूकंपीय क्षेत्र जोन 3 में है। हिमालय क्षेत्र में हाल में बढ़ रही भूकंप की घटनाएं बिहार के लिए एक बड़ी आपदा की चेतावनी है।
हिमालय क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो बिहार में भी एक बड़ी आपदा भूकंप की आ सकती है। उपयुक्त आपदाओं के अतिरिक्त राज्य में ठंडी और गर्म तरंगे, चक्रवाती तूफान, जंगल में आग की प्रवणता प्रमुख घटनाएं हैं। अब देखिए, इसके अलावा हमने बाढ़, सूखा, वज्रपात और भूकंप के बारे में चर्चा कर लिया। इसके अलावा भी और भी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, वो होती रहती है। जैसे लू चलना, लू से भी काफ़ी लोग की मृत्यु हो जाती है बिहार में। ठंडी या शीतलहरी जब चलती है तब भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं, जान माल की क्षति होती है। चक्रवाती तूफान भी आता है, जैसे बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उत्पन्न होता है, उड़ीसा और बंगाल होते हुए वो बिहार के एरिया को भी प्रभावित करता है। और कई जगह जहाँ पेड़ टूटे हुए आपको मिलेंगे या फिर बिजली की जो तार हैं वो गिर जाती है। तो इस तरह से कई घटनाएं होती रहती है। जंगल में आग की भी प्रवणता बनी रहती है। अब कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जब खलिहानों में गेहूं पड़े रहते हैं तब वहाँ पर भी आग की घटनाएं देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी अब प्राकृतिक आपदाएं बिहार में होती रहती है। इन आपदाओं से बिहार सदियों से जूझता रहा तथा इनसे निपटने के लिए किए गए प्रयास अब तक बहुत प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। ये हमने पूरा आपदाओं की चर्चा कर ली। अब देखते हैं, ये हम प्रयास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो बिहार में बाढ़ से निपटने हेतु तटबंधों का निर्माण किया जाता है, परंतु ये तटबंध नदियों के तलछट तथा नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण टूट जाते हैं। देखिए, तटबंध तो हम बनाते हैं, अब क्या है कि बोला जाता है कि नदियों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हम इन्हें यहाँ पे तटबंध बांधते हैं और उसके हम अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये अनमैनेज्ड हो जाता है और ओवरफ्लो होने के बाद इसे, यदि कई बार होता है कि ये इसे टूटने का डर रहता है और इसके कारण क्या है, बहुत बड़ी भीषण हादसा, बहुत बड़ा भीषण जो बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए, अब हम तटबंध का निर्माण तो करते हैं तो कहीं तो जो मृदा आ रहा है, गाद आ रहा है, वो तो कहीं तो जमा होगा। इसके कारण क्या है कि नदी का मार्ग में परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है। वर्ष 1954 में राज्य में सिर्फ 160 किलोमीटर लंबे तटबंधों का निर्माण किया गया था। 1954 में 160 किलोमीटर लंबे तटबंध थे, परंतु वर्तमान में इनकी लंबाई लगभग 3750 किलोमीटर है। वर्तमान में कितना है? 3750 किलोमीटर है। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इनसे बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ये भी सही बात है कि पर जो तटबंध हैं, तटबंध तो आप एक लोकल लेवल पे ये आपको हो सकता है कि बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर दे, लेकिन बड़े लेवल पे और जो बड़ी नदियां होती है वो तटबंधों को ब्रेक भी करती है और उसमें काफ़ी तलछट होते हैं। इसके कारण क्या है, मार्ग परिवर्तन होता है। मार्ग परिवर्तन से क्या होगा कि मान लीजिए आवासीय क्षेत्र है, तो इस आवासीय क्षेत्र में पानी घुस जाने से जान माल की ज़्यादा क्षति होती है। तो नदी का एक प्राकृतिक मार्ग होता है, यदि उस मार्ग को आप बाधित करेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता लेगा और वो रास्ता हो सकता है कि जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से होकर जाए, तब जानमाल की ज़्यादा क्षति होती है। तो यही कहा जा रहा है कि जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तटबंधों के निर्माण के कारण। उत्तर बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता कर महत्वपूर्ण नदियों पर डैम का निर्माण करना होगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि डैम का निर्माण करना होगा नेपाल के साथ कुछ समझौता करके, ताकि गाद की समस्या जन्म ना ले सके। डैम से अनियंत्रित बाढ़ को रोकने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास बाढ़ की समस्या से उत्पन्न आपदा को कम करने में सहायक हो सकता है। देखिए, इसके अलावा कंक्लूजन में भी हम आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किस तरह से चर्चा किया गया, हमने ऊपर पूरी समस्याओं के बारे में बताया, उसका जो प्रभाव हो रहा है उसके बारे में बताया, फिर क्या क्या उपाय किए गए हैं। हमने 1954 में तटबंध का निर्माण किया, फिर उस तटबंध का भी कुछ खामी है जिसे विशेषज्ञों के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। फिर अब कहा जा रहा है कि इसमें और कुछ क्या क्या किया जा सकता है, तो आप डैम का निर्माण कर सकते हो नेपाल के साथ वार्ता करके, और जो डिसिल्टलाइजेशन है उसका हम कुछ प्रोसेस अब शुरू कर सकते हैं। इसमें साइंस टेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, डैम से अनियंत्रित बाढ़ को रोकने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, ये देखिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास बाढ़ की समस्या से उत्पन्न आपदा को कम कर सकता है। देखिए, नदी तो है, उसमें पानी होगा ही और वो अपना नेचुरल फ्लो करेगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग अपनाएगा। तो अब क्या है कि हमें ये ज़रूरत होनी चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि जब बाढ़ आने वाली हो या इसका इस तरह से मान लिया कि अधिक वर्षा की तीव्रता हो सकती है या इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है, चक्रवात आ सकता है, तो हम क्या कि जो पूर्व चेतावनी प्रणाली उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जान माल की क्षति, मतलब बाढ़ की समस्या से जो होने वाली आपदा है, आपदा को हम कम कर सकते हैं।
ठीक है, आपदा को कम करने में हमें सहायता मिल सकती है। दक्षिण बिहार को सूखे की समस्या से निकालने के लिए आवश्यक है। अब उसी तरह से दक्षिण बिहार को सूखे की समस्या से निकालने के लिए आवश्यक है उत्तर बिहार की नदियों का जल दक्षिण बिहार तक लाया जाए। अब देखो नदी जोड़ों की परियोजना जो चली थी उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि यदि उत्तर बिहार बाढ़, वहाँ पे बाढ़ की समस्या है, दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या है, तो ऐसा क्यों न किया जाए जो पानी है, पानी को हम नीचे दक्षिण बिहार के साथ जोड़ दें, नदियों को जोड़ें, तो ये चीज़ जो है यहाँ भी पानी का जो है निकास है वो मिल जाएगा और बाढ़ की समस्या में कमी आ सकती है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जल मिल सकता। तो इस तरह से हम इससे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो बिहार का यदि देखें समस्या जो बाढ़ और सूखा है, ये हमारा जल प्रबंधन से जुड़ा समस्या है। जल प्रबंधन हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण हम इन समस्याओं से परेशान हैं। जल प्रबंधन के लिए हमें तकनीकों का यूज़ करना होगा और बड़े लेवल पे इंटरनेशनल इश्यूज की जैसे भारत और नेपाल के बीच जो हैं उस पर एक संधि करने की आवश्यकता है और बड़े लेवल पे नदी जोड़ो परियोजनाओं के साथ साथ जो डैम का निर्माण हो सकता है या पंचवर्षीय उसके बाद जो नदी घाटी परियोजनाओं का जो विकास होता है उस तरह से कुछ इस तरह से निर्माण किया जाए कि सिल्ट का जमाव भी ना हो और नदी के परिवर्तन हेतु एक अलग विकल्प प्रदान किया जाए और उससे कई सारे रास्ते दिए जाए। इससे क्या होगा कि पानी का जो है फ्लो अलग अलग नहरों के माध्यम से हो जाएगा और दक्षिण बिहार को के साथ भी उसको जोड़ दिया जाए, तो इससे क्या है कि जल प्रबंधन जो है ये उपयुक्त ढंग से हो पाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार को सूखे की समस्या से निकालने के लिए आवश्यक है कि उत्तर बिहार की नदियों का जल दक्षिण बिहार तक लाया जाए। इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना कारगर साबित हो सकती है, जैसे कोसी मेची लिंक परियोजना, सकरी नाटा परियोजना, बागमती गंगा लिंक परियोजना, कोसी गंगा लिंक परियोजना। तो इस तरह से देखिए कई सारे परियोजनाओं का नाम है, कोसी मेची है, सकरी नाटा है, बागमती गंगा लिंक है, कोसी गंगा लिंक है। आप इन सारी परियोजनाओं का नाम आप लिख सकते हो अपने निबंध में। आदि बिहार की प्रमुख नदी जोड़ो योजना के तहत प्रस्तावित परियोजना है जो बिहार में बाढ़ एवं सूखा दोनों की समस्याओं से निदान में कारगर साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई पहल हर घर गंगा जल योजना। अब देखिए हर घर गंगा जल योजना भी अब जो अभी वर्तमान में चल रही परियोजनाओं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हर घर गंगा जल अभियान चल रहा है। इसके तहत नालंदा, गया, नवादा जैसे सूखा प्रभावित जिला में प्रति परिवार प्रतिदिन 135 लीटर जल की आपूर्ति करेंगे, जिससे क्या है गर्मी के दिनों में इन क्षेत्रों में जल की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति संभव हो सकेगी। उपयुक्त के अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा बिहार को आपदा से सुरक्षित करने हेतु कई महत्वपूर्ण संस्थागत और वैज्ञानिक तरीकों को विकसित किया गया है। अब देखिए बिहार सरकार के जो स्टेप है उसमें हमने चर्चा किया, हर घर गंगा जल अभियान जो है या हर घर गंगा जल योजना वो शुरू किया गया। इसके तहत प्रतिदिन जो है सूखा प्रभावित जिला है नालंदा, गया, नवादा, वहाँ पर प्रति परिवार प्रतिदिन 135 लीटर जल की आपूर्ति करेगा। उसी के साथ साथ आगे हम देख रहे हैं कि संस्थागत और वैज्ञानिक तरीकों को भी विकसित किया गया है। जैसे बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2015 में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2030 तैयार किया था। अब बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये 2015 में तैयार हुआ था और ये था बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप। रोडमैप क्या था ये 2030। तो ये रोडमैप तैयार किया गया था 2015 में। इसके तहत 2030 तक राज्य में आपदा से होने वाली क्षति में 75% तक की कमी लाना है। अब देखिए इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2030, इसके तहत क्या किया गया कि 2030 तक राज्य में आपदा से होने वाली क्षति में 75% की कमी लाना है। इस रोडमैप को वर्ष 2020, 25 और 30 के बीच 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इस रोडमैप को जो 2030 के लिए लाया गया था 2015 में, उसे 2020, 25 और 30 के बीच 3 चरण में लागू किया जाएगा। राज्य ने संस्थागत स्तर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया। अब देखिए एनडीआरएफ का जो अधिनियम था या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो था, उसके तहत बिहार भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया और ये जो है एक वैधानिक निकाय है और जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री हैं। जिला स्तर पर उसी तरह से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर बनाया गया है।
इस कार्य में राज्य में आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना। अब इसका काम क्या है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो राज्य में आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना, आपदा संबंधी योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना, आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना, समन के परियोजना के लिए निधियों का प्रावधान की सिफारिश करना आदि। ये टोटली कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो क्या करता है, तो ये करता है कि आपदा संबंधी योजनाओं को मंजूरी देता है, आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाता है, योजनाओं का प्रवर्तन और उसके क्रियान्वयन का समन्वय करता है और आपदाओं को कम कैसे किया जाए उसके लिए भी प्रयास करता है और निधियों के प्रावधान की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने बिहटा पटना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 9वीं बटालियन की स्थापना किया। बिहटा में राष्ट्र एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन को भी स्थापित किया गया है। इस बटालियन में कुल 1149 कर्मी कार्यरत है। इस बटालियन ने वर्ष 2008 में कोसी में आई बाढ़ के समय सराहनीय कार्य किया था। अब देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि बिहटा में भी राष्ट्रीय एनडीआरएफ की जो 9वीं बटालियन है उसकी स्थापना की गई और इसमें अभी लगभग 1200 कर्मी कार्यरत है और 2008 में ये जो 9वीं बटालियन है काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा डिटेल में किस तरह से बिहार में जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, उसके बारे में निबंध को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, वज्रपात हो गया और उसी में हमने समाधान के बारे में भी सब चर्चा कर लिया है। समाधान में अब हम आएंगे वज्रपात पर। तो बिहार में वज्रपात की घटना को गंभीरता को देखते हुए पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कार्य कर रही है। वज्रपात हो रहा है बिहार में, काफ़ी वज्रपात होते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा वज्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिहार में वज्रपात की घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कार्य कर रही है। इसके तहत अमेरिकी कंपनी अर्थ नेटवर्क इंक, क्या नाम है इसका, अर्थ नेटवर्क इंक के साथ मिलकर अलग अलग जिला में लाइटनिंग सेंसर लगाए गए हैं। अलग अलग जिला में लाइटनिंग सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर संभावित वज्रपात को लेकर सूचना भेजते हैं, जिन्हें बिहार सरकार अपने मोबाइल ऐप इंद्रब्रज, देखिए इंद्रब्रज की आप चर्चा कीजिए कि इंद्रब्रज जो है इसी चीज़ के लिए लाया गया था, वज्रपात की घटनाओं के बारे में लोगों को सूचना देने के लिए। और ये क्या है, सेंसर पर लाइटनिंग सेंसर, अमेरिकी कंपनी अर्थ नेटवर्किंग के साथ मिलकर लाइटनिंग सेंसर का निर्माण किया गया है और वहाँ से जो सूचना मिलेगा वो हमें इंद्रब्रज ऐप पर देखने को मिलेगा। बिहार सरकार वज्रपात की समस्या से निपटने के लिए सरकारी भवनों, सरकारी स्कूलों आदि पर त्वरित चालक लगाने जा रही है, जिससे वज्रपात की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। अब देखिए सरकार के जो स्टेप्स हैं उसके हमने चर्चा किया, वज्रपात को लेकर के, ऊपर बाढ़ और सूखा को लेकर के हमने चर्चा किया, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। यद्यपि बिहार में आपदा की समस्या है, अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन की शुरुआत हो रही है। यद्यपि बिहार में आपदा की समस्या है, पर यह समस्या और विकट हो जाती है जब प्रबंधन की आपदा आ जाती है। वही चीज़ है, ये मैनेजमेंट है ओवरऑल। जैसे बाढ़ और सूखा जो आ रहा है वो क्या है, वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन की समस्या है। तो बाढ़ और सूखा तो समस्या है ही, लेकिन यदि उसका हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो उन जो आपदा है, आपदा में और वृद्धि करता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रबंधन में आपदा, ठीक है। बिहार में संसाधनों की गंभीर कमी है। बिहार में संसाधनों की गंभीर कमी है, जिसके कारण आपदा के समय चेतावनी, बचाव, पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा से निपटने हेतु बेहतर कार्य कर रही है और उम्मीद है कि भविष्य में बिहार प्राकृतिक आपदा से बेहतर सुरक्षा वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। देखिए एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इसे एंड किया गया है कि कुछ समस्या को बताते हुए कि देखिए प्रबंधन में जो आपदा है वो सबसे बड़ी आपदा है। यदि प्रबंधन किया जाए तो आपदा कुछ भी नहीं होता, उसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरा ये भी है, दूसरा एंगल ये है बिहार के बारे में कि वहाँ संसाधनों की कमी है। आपदा के समय में जो तकनीक होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता। चेतावनी और बचाव, पुनर्वास की भी समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि अब यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन देने की कोशिश किया जा रहा है कि हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा से निपटने हेतु बेहतर कार्य कर रही है और उम्मीद है कि भविष्य में बिहार में प्राकृतिक आपदा से बेहतर सुरक्षा वाले राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। थैंक्स। तो देखिए ये हमारा टोटल हो गया बिहार में प्राकृतिक आपदा एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप तैयार करके जाइएगा। फिर हम अगले किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।